हाँ बोलो, सबमिट का डाउट। सर जो आपने ये 61th शीट करने का बोला था, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट नहीं बन रहा। यस सर, सेम डाउट है मेरे को भी। ठीक है, और बताइए, एबीसी बन गया? हाँ सर, Yes, एबीसी sir. बन गया। बस ठीक है, उतना ही रहने दीजिए अभी आप। ठीक है, अब आगे जो मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है कि दो तीन चीजों को आप ऐसे समझें कि अगर जनरल रिजर्व का पहले समझते हैं, जनरल रिजर्व क्या होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस, अगर हमारे पास, हमको दो बैलेंसेस दिए हैं, एक दिया हुआ है 31/3/2020 और एक बैलेंस दिया हुआ है 31/3/2021। अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस लास्ट ईयर का दिया हुआ है 45,000 और इस साल का बैलेंस हमें दिया हुआ है 60,000, इसका मतलब हमने प्रॉफिट में से 15,000 रुपए जनरल रिजर्व में डाले इस साल, प्रॉफिट से कम करके डाले, जो मैंने आपको कल पूरा वो समझाया था। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको प्रॉफिट निकालना है बिफोर अप्रोप्रिएशन, तो 15,000 रुपए उसमें हम ऐड करेंगे। बट अगर उल्टा हो जाए, अगर हमें इधर 60,000 दिया हो, दैट इज साल के शुरू में 60 था, एंड में ये 45 हो गया, तो हमने ऐसा किया होगा कि हमने अपने प्रॉफिट में 15,000 रुपए जोड़े हैं, रिजर्व से निकाल कर जोड़े, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे। क्लियर बात है, इसका मतलब हमने अपने 15,000 कैसे, जनरल रिजर्व कहाँ यूज हो गया, 15,000 कहाँ गया, हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा। हमने इस साल अर्न नहीं किया प्रॉफिट में 15,000 हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो हम ये 15,000 को प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। लेकिन अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पे। प्रोविजन फॉर टैक्स में हम डिफरेंस नहीं लेते हैं, ये अकेला अकाउंट है। जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो इसके अंदर डिफरेंस नहीं लेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, अगर हमारे पास लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है और इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा 55,000, तो साहब इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे थे, तो हमने उसमें से 50,000 रुपए टैक्स के लिए अलग रखे और इस साल उसको हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, और इस साल हमने 55,000 का फिर से पूरा नया प्रोविजन बनाया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की जब बात आएगी तो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर हम डिफरेंस नहीं लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या किया जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता है, लास्ट ईयर का, उसको हम ये मानते हैं कि ये टैक्स हमने इस साल पे किया हुआ, ये हमने पे किया हुआ, और जो इस साल का अमाउंट है ये हमने प्रोविजन मेड दिस ईयर, ये इस साल का हमने प्रोविजन बनाया है, ये प्रोविजन ये इस साल बनाया है। तो ये, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि लास्ट ईयर का पेड इस साल का मेड, बस ऐसा मान लो। तो जो प्रॉफिट में ऐड होगा इस साल, वो पूरा अमाउंट इस साल का 55,000 ऐड होगा, क्योंकि 55,000 हमने पूरा इस साल बनाया है, तो पूरा 55,000 ऐड होगा, डिफरेंस नहीं लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं जरूरत क्वेश्चन में कभी कभी ऐसी पड़ती है कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है।
प्रोविजन फॉर जब टैक्स अकाउंट बनाते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है पिछले साल का, वो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। वो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। कौन सा अमाउंट? जो भी हमें लास्ट ईयर का ओपनिंग दिया हो, सपोज यहीं पे मैंने 50,000 सपोज दिया, ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो इस साल का बैलेंस है वो बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। और जो प्रोविजन हम बना रहे हैं इस साल नया, वो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो इस साल जो नया प्रोविजन हमने बनाया इस साल लिखते हैं, और जो हमने पे किया है वो अमाउंट हम डेबिट में लिखते हैं इधर टू बैंक। ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का। इसके अंदर आपको हमेशा यही 4 आइटम्स आएंगे, इसके अलावा 5वीं चीज इस अकाउंट में नहीं मिलेगी। आप रिफंड ऑफ टैक्स आपको अलग लेना है, वो अकाउंट में नहीं लिखना। रिफंड ऑफ टैक्स का अलग चीज, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं। तो जो बात अभी मैंने कही उसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो सिर्फ, तो लास्ट ईयर वाला आप पेड मान लीजिए। लास्ट ईयर का जो था पे कर दिया, तो इस साल ये 50,000 ही आ जाएगा। उस केस में अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं। अगर कुछ नहीं दिया तो हमको अपने आप ही ले लेंगे। तो अकाउंट में बनाना बता रहा हूँ आपको, तो जरूरत नहीं। 50,000 लास्ट ईयर का पेड हो जाएगा। और इस साल का जो ये बैलेंस है, ये साल हमने नया बनाया होगा प्रोविजन। तो नया प्रोविजन बनाया होगा तो हमने एंट्री की होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट करके प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो जब नया प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी जो एंट्री होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये जो है, ये हमने नया प्रोविजन इस साल बनाया है। हमने क्या एज्यूम किया? जो क्लोजिंग बैलेंस है वही बनाया और लास्ट ईयर का हमने पे कर दिया होगा। तो ये तो हमने एज्यूम किया जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तब। लेकिन जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन के अंदर आपको कैश पेड, आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो दिया होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि आपको इन दोनों में से कोई अमाउंट दिया हो। या तो आपको पेड का अमाउंट दिया होगा, ये अमाउंट आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, ये अलग से दिया है। ये तीसरा अमाउंट दिया हुआ है। तीसरा अमाउंट मतलब ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा ये बैलेंस दिया हुआ है। और या फिर आपको ये वाला अमाउंट दिया हुआ है जो हमने इस साल का प्रोविजन बनाया। इन दोनों में से आपको कोई एक चीज दी हो सकती है एज अ थर्ड आइटम। तो कहने का मतलब, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सिचुएशन क्वेश्चन की क्या हो सकती है कि आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ओपनिंग वाला अमाउंट आप पेड मान लीजिए और इस साल वाला बैलेंस आप मेड मान लीजिए और बना लीजिए। अब वो करना क्या है पेड मेड का, वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के अलावा या तो आपको पेड का अमाउंट भी दिया है या फिर आपको मेड का अमाउंट भी दिया है। चारों दिए नहीं होंगे, बस आपको 2 बैलेंसेस तो देंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंसेस तो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस तो दे रखा है, ये बैलेंस दिया हुआ है, ये भी बैलेंस दिया हुआ है। और इन दोनों में से कोई एक चीज आपको दी हुई हो सकती है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि इन दोनों में से कोई एक चीज दे रखी है और बैलेंस दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। ये वर्किंग नोट में बनाना जरूरी है फिर आपके लिए। और दोनों में से जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस के अलावा, अगर आपको ये मेड वाली बैलेंस दे रखी है तो आप बैलेंस के साथ ये लिख दीजिए और आपका जो बैलेंसिंग फिगर है आंसर के अंदर आपको ये निकालना है। और अगर आपको ये बैंक का अमाउंट दे रखा है, बैंक का अमाउंट दे रखा है, तो आप बैंक का अमाउंट लिख दीजिए, ये वाला अमाउंट लिख दीजिए। तो आपको
मेड का बैलेंस निकालना है। इसका मतलब ये कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी जो शीट एक भेजना हो मैंने बनाई है, उस शीट में मैंने ये चीज बताने की कोशिश की है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये शीट है 62, मैं अभी भेजूंगा आपको। इस शीट के अंदर आपको मैंने कुछ केसेस दिए हैं। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है 61 शीट का डी, 61 का डी जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ ऐसा है, आई वाला। इसके अंदर आपको ओपनिंग अमाउंट दिया हुआ है और क्लोजिंग अमाउंट दिया हुआ है, बस ये दोनों दे रखे। तो इस साल प्रॉफिट में आप कितना अमाउंट ऐड करेंगे? क्लोजिंग वाला। और ये इस साल आपने पे कर दिया होगा, ये आपने पे कर दिया होगा। नाउ बिफोर आई प्रोसीड, आपको मैं मेड और पेड का दोनों हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दोनों हमारा किस जगह आएगा उसको मुझे समझाने के लिए आपको मैं एक बार करता हूँ। मैं 60 जो फर्स्ट शीट थी इसकी 59 ही थी ना, जस्ट अ मिनट। ये मैं अगर आपको फॉर्मेट दिखाऊं जो मैंने आपको 59 शीट में फॉर्मेट बोला था पूरा CFS का, उसके अंदर मेड और पेड कहाँ आएगा? जब आप इस क्वेश्चन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा वो यहाँ पे वर्किंग नोट में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस साल का प्रॉफिट लेना है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, उसके अंदर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये लेना है, तो इस साल का टैक्स लेना है, टैक्स जो पे किया वो लेना है, फिर उसके अंदर जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया वो ये लेना है, और रिफंड ऑफ टैक्स लेस करना है। यहाँ तक हमने किया, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह जो आप टैक्स का अमाउंट ऐड कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो आप ऐड कर रहे हो, ये अमाउंट जो आप ऐड कर रहे हो, दिस अमाउंट विच यू आर एडिंग टू योर प्रॉफिट्स, ये है प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड इस जगह ऐड होगा जो अभी तक आप करते आए हो। और टैक्स पेड, मेड तो ये हो गया, पेड जो अलग का अमाउंट है। तो जो ये मैं पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लास्ट में यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसके अंदर इसके बाद में आपको यहाँ पे टैक्स पेड को लेस करना है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज आएगी दैट इज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो टैक्स पेड है वो हम लास्ट में यहाँ पर लेस करते हैं, यहाँ पर लेस करते हैं पेड, और मेड हमने ऊपर ही प्रॉफिट में निकालने में ऐड कर दिया, वो ऊपर ही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया है मेड, और पेड हमने नीचे किया। तो अभी मैं पेड वाले पूरा आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने अभी आपको कराया नहीं है, तो पेड वाला अमाउंट अभी तक नीचे तक आपको पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, मेड वाला हमने ऊपर ऐड किया। तो पेड का आइटम भी लेस होगा, अभी हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब पूरी करेंगे तब। अभी तो मैं एक एक चंक करा रहा हूँ, इसका एक एक हिस्सा करा रहा हूँ, ठीक है। जो पेड वाला अमाउंट है वो लास्ट में लेस होगा, तो हम बाद में देखेंगे उस चीज। तो with this in mind, ये जो आपकी 61 शीट है, इस 61 शीट के अंदर अब ये समझ में आया कि इस प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको इस साल क्या करना है। सम्यक दिलीप, आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसका क्या करना है, नहीं समझ में आया। आप समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। हाँ सर आ गया, इस साल का ऐड करेंगे। इस साल का ऐड, तो ये प्रोविजन इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे स्टेप बताओ जरा इसकी, क्या क्या करते चलेंगे अपन।
सर पहले तो माइनस करके इस साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर निकाल लो जरा कितना होता है माइनस करके, निकालो जरा इस साल का प्रॉफिट माइनस करके। सर 32,000 आ रहा है। 32,000, 57,000 में से आपने 25 को लेस कर दिया, तो इस साल का प्रॉफिट सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर दैट इज आफ्टर एप्रोप्रिएशन इज 32,000। फिर इसमें क्या करोगे आप? सर जनरल रिजर्व को ऐड कर देंगे। कितना 35, कितना तो कितना 35,000, कितना 35,000 को ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व में कितना ऐड करेंगे? जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना है, जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेना है। 15,000। 15,000 रुपए ऐड करेंगे जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेना अभी मैंने बताया। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का 22 लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेंगे। सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे तो पूरे कैश फ्लो के अंदर डिफरेंस ही चलता है। पूरे कैश फ्लो में हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां पे चेंज नहीं आ रहा वहां कुछ नहीं आएगा, डिफरेंस ही लेना है हर जगह सब जगह। सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर अपने को क्लोजिंग लेना है, बाकी पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय हमें हर चीज का डिफरेंस ही लेना। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो हम 32,000 प्रॉफिट आया, जनरल रिजर्व में 15,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए होंगे तो 15,000 हम ऐड करेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे। इतनी सी बात, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? Clear है sir. Yes, sir. Clear sir. तो अब आप डी तक है, ई है, एफ। देखिए एफ के अंदर भी ये इंटरिम डिविडेंड जो दिया है ना, ये आप अलग के अलग ही ऐड कर दो, इसको कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना। पहले तो आपको इस हिसाब का प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, फिर जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेना है और ये अमाउंट एज इट इज ऐड कर देना है। इंटरिम डिविडेंड को आपको जो पे किया आपने पूरा पूरा ऐड कर दो। सर हाँ, सर इस साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इस वाले केस में, एफ वाले केस में। हाँ सर। अब बताइए इस साल का प्रॉफिट आपके हिसाब से क्या, भाई लोगों को क्या कहना है इस साल क्या, इस साल का 128. हाँ क्या कह रहे हो? 128. 128 क्या? Profit. 128 क्या है? Oh, sorry, loss. 128 का लॉस है। सम्यक, पिछले साल तो 86,000 के प्रॉफिट में था, 42,000 का लॉस हो गया, तो भैया लॉस इतना हो गया कि पिछले साल का 86 तो खत्म और तू 42 के और लॉस में चला गया, तो इन दोनों को जोड़ देगा तो तेरे को 128 रुपीज का लॉस हो गया होगा। ओके सर। ये आया कि नहीं आया? ओके कह तो दिया है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो सर माइनस Yes, में sir. आ गया भाई, माइनस में आ गया, 42,000 के माइनस में आ गया, प्लस से माइनस में आ गया, तो प्लस तो खत्म, माइनस वाला ये जो नंबर लाइन होती है हमारी, ये नंबर लाइन, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अगर मैं राइट में जाता हूं तो ये प्लस है, मान लीजिए। राइट में जाता हूं तो प्लस, और लेफ्ट में जाता हूं तो माइनस। अब तू क्या था, तू यहाँ पे खड़ा था, इस जगह था, और यहां से
तू यहां पर पहुंच गया, इधर से इधर, तो ये बता 3 में से तूने कितना माइनस किया होगा? हाय बस, तो तू भाई साहब 86,000 का तो प्रॉफिट खत्म, और 42 के और लॉस में उल्टा आ गया। तो तेरा जो लॉस है वो 1,28,000 का है इसके अंदर, ये लॉस है 1,28,000। आ समझ गया गए? सर। हाँ सर। ये जी वाला में भी वही करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। अब जी वाले में क्या आ रहा है, सब में प्रॉफिट है कि लॉस है, और कितना है? सर प्रॉफिट है कितना? 78,000 का। 78,000। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? 78,000। और ये फिर प्रोविजन लेंगे, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये पूरा पूरा 9,000 आएगा, ये रिफंड ऑफ टैक्स पूरा पूरा 3,000 आएगा। और ऐसे ही एच वाले में भी आपको करना है, ये जो अमाउंट है। अब एच वाले में क्या हो रहा है दिलीप, एच वाले में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है सर। कितना? 78। फिर से देख ले जरा अच्छे से। पहले तो 56 के लॉस में 68। था, पहले तो 56 के लॉस में था सब दिलीप, अब 12,000 का ही लॉस बचा हुआ है, बता दे। पहले 56,000 का लॉस था दिव्यानी, अब सिर्फ 12,000 का लॉस है। यस सर। हाँ, तो इस साल क्या हुआ फिर? इस साल सर क्या? सर लॉस हुआ 44,000। भाई मैडम, इस साल 44,000 का प्रॉफिट कमाया होगा, तभी जाके लॉस कम हो गया ना। यस सर। दिलीप 56 से लॉस घट के 12,000 हो गया तेरा। यस सर। पहले 56 के माइनस में था, अब 12,000 के माइनस में रह गया, तो 44,000 का इस साल प्रॉफिट कमाया होगा। लॉस कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, लॉस कम हो रहा यस है। सर। 56 से लॉस घट के 12, अगर ये उल्टा होता ना तो 44 का लॉस होता, लेकिन ये 56 से घट के लॉस 12 हो रहा है, तो लॉस कम हो रहा है, तो 44 का प्रॉफिट कमाया है इस साल। ठीक है? यस सर। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, तो इस साल का ये 22 ऐड करेंगे, जनरल रिजर्व का डिफरेंस लेंगे, और इंटरिम डिविडेंड लेंगे, और ये टैक्स का रिफंड पूरा पूरा लेंगे इस हिसाब से। अब ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करने में किसी को दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लीजिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको समझा दिया मैंने कैसे करना। एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है 44th क्वेश्चन के अंदर, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो पूछ लीजिए मेरे से। या हाँ या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। नो सर। ओके, और अभी मैं आपको एक शीट भेजूंगा 62 वाली, इस 62 का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आपको अकाउंट बनाना, सब सिर्फ अकाउंट बनाने हैं आपको। इसके अंदर टैक्स पेड दिया हुआ है, मैं इसमें कुछ आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाने हैं अकाउंट्स, एक दो केसेस में। जैसे एक ये इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, दैट इज 56,000।
बैलेंस क्रेडिट डाउन 78,000, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया आपने, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। ये तो जो बैलेंस दिया एज इट इज लिख दो। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना 80,000, ये आप लिखोगे। And then this total is 1,36,000. ये लिख देंगे। इधर का टोटल भी 1,36,000 आएगा। इस 1,36,000 में 78 को माइनस कर देना, तो टू बैंक का अमाउंट है, टू बैंक अकाउंट 58,000. बस आपको ये अकाउंट ऐसे बनाना, बस इतना ही अकाउंट है और कुछ नहीं। इसी ढंग से मैं अगर दूसरा लेता हूं क्वेश्चन इसी शीट में से, ये टैक्स पेड वाला ले लेता हूं, मैंने इतने ही दिए, सी केस टैक्स पेड, ये पूरा आएगा। और देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लेंगे 11,000 का, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे 18,000 का, टैक्स पेड लेंगे टू बैंक 14,000 का, पेड वाला अमाउंट दिया तो बैंक में लेंगे अपन, और फिर हम इनका टोटल निकालेंगे, दैट इज 32,000 का। यही टोटल इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। जो फिगर बन रहा है, दो साइड पूरी हो जा रही है, उस साइड को पूरा कर दो, 32,000 का, ये टोटल दोनों साइड हो गया। अब इसका मतलब हमने इस साल जो प्रोविजन बनाया है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमने 21,000 का प्रोविजन बनाया होगा। ऐसे आपको करना, इज दैट ओके? यस सर। तो ये नेक्स्ट शीट का ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा और लॉजिक समझाने जा रहा हूँ, उसको समझ। अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अभी तक जो कुछ मैंने बताया इसमें कुछ पूछना तो पूछिए। अब आपसे एक चीज में दूसरी कॉन्सेप्ट No, sir. हाँ, अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ जो आपको बताना है मेरे को। पहले तो आपको ये समझना है कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो हम बिजनेस का कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, बिजनेस का कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जब हम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, या जब हम अपना P&L अकाउंट बनाते हैं, या फिर जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो हम एक्रूअल बेसिस से निकालते हैं, कैश बेसिस से नहीं निकालते। तो हम उसमें जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो हम एक्रूअल बेसिस से निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का एक डिफरेंस सिंपल सा मैं आपको लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश बना रहा हूँ। वैसे कंपनीज तो वर्टिकल बनाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल अपने को समझ जल्दी आएगा। हम लोग 11th में बना चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बाय सेल्स। सपोज हमारी सेल्स जो है वो 90,000 की है,
और ये पहला साल है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, हम सिंपल सा केस लेके चल रहा हूँ। और जो कुछ खरीदा सारा बेच दिया ऐसा मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मेरी 2 परचेजेस, एक्सपेंसेस वगैरह भी एक बार मैं नहीं ले रहा, मुझे जो पॉइंट समझाना है वो आपको समझना है। ये 70,000 है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो आता है आपका 20,000 का। आपका प्रॉफिट आता है वो 20,000 का। बताइए इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? ऐसे बनाते हैं ना स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस वगैरह। इज दैट ओके? यस सर। अरे बोलो यार, ऐसे क्या है, रिस्पॉन्सिव तो बनिए क्लास में। ये 90,000 हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो 90,000 की सेल्स है, इसके अंदर कैश हमारा 50,000 है, नहीं और कम लेना पड़ेगा, कैश हमारा 80,000 है और क्रेडिट हमारा 10,000 है, क्रेडिट हमारा 10,000। तो कोई मुझे बता सकता है कि मेरा कैश में प्रॉफिट कितना हुआ होगा? बाकी परचेजेस सारी कैश है, तो मेरा कैश का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 80। नहीं, कैश का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? प्रॉफिट कितना हुआ होगा कैश? सर परचेसेस सारे कैश में ना, हाँ, तो 10,000। मैंने सर गुड्स 10,000। मैंने गुड्स बेचा, मैंने 10,000 का सामान नगद में खरीदा और नगद में 80,000 में बेच दिया। तो मेरा ये जो 20,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है, ये पूरा कैश प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 10,000 रुपए मेरे का कैश का प्रॉफिट है। तो मैं अगर कैश प्रॉफिट बोलूं तो कैश प्रॉफिट जो है मेरा वो 10,000 का है, और एक्रूअल बेसिस से मेरा प्रॉफिट जो है, एक्रूअल प्रॉफिट जो है वो 20,000 है। लेकिन मेरे पास कैश में तो सिर्फ 10,000 ही है, मेरे पास कैश में 10,000 है। तो मुझे क्या करना है? इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि जो एक्रूअल प्रॉफिट है उसको आप कैश के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो, एक्रूअल प्रॉफिट को कैश के प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दो। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो मेरे क्रेडिट डेटर्स हैं इस साल के, जिनसे अभी पैसा लेना बाकी है, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा क्या हुआ, मैंने जो अपना एक्रूअल प्रॉफिट है, जिसको हम सिर्फ नेट प्रॉफिट कहते हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो एक्रूअल बेसिस पे निकलता है। नेट प्रॉफिट 20,000 में से अगर मैं अपने डेटर्स को माइनस कर दूं, लेस डेटर्स, इस साल के डेटर्स, इस साल के जो मेरे डेटर्स है वो मैं माइनस कर दूं, दैट इज 10,000 रुपीज। तो जो मेरा कैश प्रॉफिट है वो आ जाएगा, दैट इज 10,000 का मेरा कैश प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। भाई डेटर्स जो 10,000 के, वो तो पैसा आया ही नहीं ना, वो तो मिला ही नहीं मेरे को। मैंने 20,000 रुपए कमाए जरूर, लेकिन 10,000 तो मेरे को मिले ही नहीं। लेकिन मेरे को मिला कितना कैश में प्रॉफिट? वो सिर्फ 10,000 ही मिला। ठीक है, यस सर। यस सर। 10,000 ही प्रॉफिट मिला मेरे को। लेकिन हो सकता है मेरे पास लास्ट ईयर के डेटर्स रहे हो। अब मान लीजिए बिजनेस कंटिन्यूइंग है, इस साल के डेटर से पैसा नहीं मिला, तो इनको हम बोलते हैं क्लोजिंग डेटर्स, इनको हम बोलते हैं क्लोजिंग डेटर्स। लेकिन लास्ट ईयर के डेटर्स रहे हो तो उन्होंने दिया होगा इस साल पैसा, ऐसा मानना जाता है। तो ओपनिंग डेटर्स का पैसा हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग डेटर्स हम इसमें ऐड कर देंगे। ओपनिंग डेटर्स मान लो कितने, 15,000।
ओपनिंग डेटर्स हम इसमें से 15,000 रुपए वो हम ऐड कर देंगे। तो फिर इसका मतलब इस साल मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब मैं निकालूंगा तो वो 25 आएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैंने कैश में प्रॉफिट कमाया, मैंने प्रॉफिट एक्रूअल से कमाया 20,000, जिसमें 10,000 रुपए नहीं मिले। ठीक है, कितने मिल गए? 10 मिल गए। 10,000 नहीं मिले, 10 मिल गए। लेकिन 15,000 रुपए पिछले साल के जो नहीं मिले थे वो मिल गए। तो मेरे पास ऑपरेशन से, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से कितना रुपया कैश में आ गया? 25,000 रुपया आ गया। तो मैं जब ये निकालता हूं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए जो मेरा प्रॉफिट है, एक्रूअल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला हुआ है, जो मैंने नेट प्रॉफिट अपना निकाला हुआ है, इसके अंदर कुछ चीजें हम ऐड लेस करते हैं। हम ऐड क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे क्लोजिंग डेटर्स ऐड करेंगे, और सॉरी क्लोजिंग डेटर्स लेस करेंगे, और जो ओपनिंग डेटर्स है उसको हम ऐड कर देंगे। सर लेस क्यों करेंगे? उनसे पैसे आ गए ना तो ऐड करेंगे ना। क्लोजिंग वाले नहीं आए ना भाई साहब, ओपनिंग वाले आ गए ना। पिछले साल वाले आ गए तो इसलिए पिछले साल वाले ऐड कर दिए, लेकिन इस साल वाले नहीं आए ना, इस साल वाले लेस कर दिए अपन। ओके सर। इस साल वाले नहीं आए। तो इसको कुछ लोग ऐसे ऐसे, अब ये चीज मैंने क्या बताई? डेटर्स के लिए बताई है। मैं अगर पूरी डिटेल में जाऊंगा तो मैं आपको सारी हर एक करंट एसेट के बारे में समझा सकता हूँ, उसका लॉजिक क्या है, उसको क्यों लेस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा हम हर करंट एसेट के लिए, हर करंट एसेट मतलब ऐसा हम स्टॉक के लिए भी करते हैं, ऐसा हम प्रीपेड के लिए भी करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, ऐसा हम एक्रूड इनकम्स के लिए भी करेंगे। ठीक है, और डेटर्स तो हो ही गए। डेटर्स मान लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल मान लीजिए, आप इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं। और ऐसा हम बिल्स रिसीवेबल के लिए भी करेंगे। मतलब हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि ओपनिंग आप ऐड कीजिए, ओपनिंग बैलेंस को आप ऐड कीजिए, और क्लोजिंग बैलेंस को आप लेस कीजिए। जैसा मैंने कहा, हर एसेट के पीछे, जैसे तो मैंने डेटर्स की कहानी बताई, लेकिन हर करंट एसेट के लिए ऐसी एक कहानी बताई जा सकती है। तो हमको बस ये अभी ध्यान रखना है, ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है। ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है। और अगर मैं इसको और दूसरे ढंग से भी समझाऊं, देखिए, ये आप कुछ कुछ पॉइंट नोट करते जाइए कि जब ये करंट एसेट की बात आएगी, करंट एसेट में कैश नहीं लेना है, बैंक नहीं लेना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश और बैंक के अलावा जितनी भी दूसरी करंट एसेट्स है वो सारी की सारी लेनी है। ओपनिंग बैलेंस को ऐड कीजिए और क्लोजिंग बैलेंस को लेस कीजिए, बस। किसमें? नेट प्रॉफिट। और इस ढंग से आपको निकालना है। अब मैं अगर यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूं, जब ओपनिंग को ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस करना है, मैं फिर से आ रहा हूं उसी पॉइंट पे, करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स की। अदर देन कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनके अलावा आपको क्या क्या हुआ? स्टॉक, एक्रूड इनकम्स, क्वेश्चन में डेटर्स दिया है तो, डेटर्स नहीं दिया होगा तो बिल रिसीवेबल्स भी अलग से दिए, अगर डेटर्स दिया है तो बिल रिसीवेबल भी दिए हो सकते हैं। और कभी कभी डेटर्स और बिल रिसीवेबल को मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों आते हैं। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही आपके मेजरली आपके पास वो आएंगे, क्या कहते हैं,
करंट एसेट्स। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया अभी, आपको क्या करना है, पिछले साल वाला मिल गया ऐसा मानना है। तो ऐड ओपनिंग बैलेंसेस, और इस साल वाला नहीं मिला ये मानना है, लेस क्लोजिंग बैलेंसेस। अब मुझे ये बताइए कि ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना। ओपनिंग मान लीजिए 60,000 था और क्लोजिंग मान लीजिए 65,000 था। तो ये बताइए कि इनकी इस करंट एसेट्स की वजह से आपके प्रॉफिट में आप 60 ऐड कर रहे हो और 65 लेस कर रहे हो, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? नेट इफेक्ट क्या आएगा? इन दोनों को प्लस माइनस करने से नेट इफेक्ट क्या आएगा? बढ़ेंगे, घटेंगे, क्या हो जाएगा? 5,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। 5,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि 60 ऐड कर रहे हो, 65 लेस कर रहे हो, 60 ऐड करो, 65 लेस करो, 5,000 से कम हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में पता है क्या कहा जाता है? ये 60 से 65 हो गया, मतलब 5,000 बढ़ गया। मतलब इसको मैं ओपनिंग क्वेश्चन के अंदर, या तो देखिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हो सकता है, या इसी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे दे सकता हूं, इंक्रीज इन, अब जो भी इंक्रीज इन है, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन अक्रूड इनकम्स, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, मैं दे सकता हूं 5,000 रुपए से। मैं इसी इंफॉर्मेशन को ऐसे दे सकता हूं कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स इज 5,000। इसी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे दे सकता हूं कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स 5,000। तो इंक्रीज अगर करंट एसेट्स बढ़ रही हैं, ध्यान दीजिए, करंट एसेट्स अगर बढ़ रही है तो उसको मुझे क्या करना है? मुझे लेस करना है, मुझे घटाना है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स बढ़ रही है तो लेस करना है। और आपको अगर ये याद रखने में दिक्कत आए कि सब इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करना है, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप कुछ मत करो, कुछ मत करो। आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया, मैं आपको कहता हूं कि, मैं आपसे कहता हूं कि आपका नेट प्रॉफिट जो है 80,000 है सपोज, और इसके साथ मैंने आपको दे दिया इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज 6,000। अब आपको निकालना है अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो आपको मैंने एक चीज बताई हुई है कि नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ऐड क्या करना है? ओपनिंग ऐड करना है कि क्लोजिंग ऐड करना है, ये बताइए। ओपनिंग। ओपनिंग। ओपनिंग, तो आपको उसके अंदर ओपनिंग को ऐड करना है और आपको क्लोजिंग को लेस करना है। आप क्या करो, ऐसी कोई भी फिगर ले लो जिसमें 6,000 का दोनों में डिफरेंस आ रहा हो, क्लोजिंग 6,000 से बढ़ रहा हो। जैसे मैं सिंपल ले लेता हूं, मैं ओपनिंग को ले लिया मैंने 20 और क्लोजिंग को ले लिया 26, 6,000 से बढ़ रहा है। मैंने ओपनिंग को ले लिया 30, क्लोजिंग को ले लिया 36, मैंने ओपनिंग को ले लिया 42, मैंने क्लोजिंग को ले लिया 48। कोई भी ले लो, 6,000 का डिफरेंस करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना ही ऐड करो उतना लेस करो, कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों में डिफरेंस 6,000 का और क्लोजिंग ज्यादा हो 6,000 से। आप देख लीजिए, 80 में 42 ऐड कीजिए, 48 लेस कीजिए, अल्टीमेटली आपका आंसर 86 आ जाएगा। सॉरी, क्लोजिंग लेस हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपका ये 42 ऐड करे, 48 लेस करे, तो आपका आंसर 74 आएगा सर, 74, 6,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो मैं आपसे जो सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि या तो आप इंक्रीज इन स्टॉक को डायरेक्टली लेकर, इंक्रीज इन स्टॉक को आप इंक्रीज इन स्टॉक को 6,000 को लेस कर दो, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि 6,000 लेस करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक की ऐड करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि आप कोई भी ओपनिंग की फिगर ले लो और कोई भी क्लोजिंग की फिगर ले लो, दोनों में 6,000 का डिफरेंस ले लो और क्लोजिंग को 6,000 से ज्यादा ले लो और आप उसको लेस कर दो, तो भी आपको समझ। अगर आपको ये याद है कि ओपनिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग को लेस करना है, तो इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा? जब क्लोजिंग ज्यादा होगा तभी उसको इंक्रीज करेंगे, और अगर ओपनिंग ज्यादा है तो उसको डिक्रीज करेंगे। तो ओपनिंग ज्यादा है तो डिक्रीज करेंगे, तो ओपनिंग तो ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। तो ओपनिंग ज्यादा है तो आप उसको ऐड कर दीजिए। अगर ये इसी क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे देता डिक्रीज
डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 5,000 रुपए। तो डिक्रीज है 5,000 रुपए से प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो डिक्रीज जो प्रीपेड है, प्रीपेड डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को आप ऐड कीजिए और इंक्रीज को आप लेस कीजिए। तो मैं एक चीज यहाँ पे ये कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसका एक बेस्ट तरीका ये है, पहले तो आप ये तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि लास्ट ईयर वाला इस साल मिल गया होगा, तो लास्ट ईयर वाला ऐड होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग लेस होगा। एक इंक्रीज डिक्रीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप ऐसा मानिए कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमने खरीदी होंगी, करंट एसेट्स खरीदी होगी। जब खरीदी होगी तो पैसा दिया होगा, तो अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स आ रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए। डिक्रीज इन करंट एसेट्स आ रहा है तो बेची होगी, तो पैसा आया होगा, तो उसको ऐड कर दीजिए। तो आपको मैंने लॉजिक भी समझाने की कोशिश की कि ऐसा हम क्यों करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये शॉर्ट टर्म ट्रिक ऐसी कुछ ऐसा सोच सकते हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि करंट एसेट्स अगर बढ़ रही हैं, ठीक है, करंट एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही हैं शिवम, तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? करंट एसेट्स पहले से बढ़ रही है, लेस, और करंट एसेट्स कम हो रही है तो हम उसको ऐड करेंगे। बस तैयार रखना। इसी ढंग से हम करंट लायबिलिटीज के लिए भी करते हैं। करंट लायबिलिटीज के लिए जो हम काम करते हैं, करंट लायबिलिटीज में हमारा दूसरी चीज होती है, जैसे डेटर्स हमने प्लस माइनस किए। करंट लायबिलिटीज के लिए हम उल्टा करेंगे। अगर हमारे पास करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी लेनी है? हमें क्रेडिटर्स लेने हैं, हमें बिल्स पेबल लेने हैं, बैंक लोन, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट बोरोइंग्स में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है, हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं लेने, ये भी हमारे पास में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। तो हमें क्रेडिटर्स लेने हैं, हमें बिल्स पेबल लेने, हमें और कौन सी करंट लायबिलिटीज लेनी, हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेनी, और कौन सी हमें लेनी, एडवांस इनकम लेनी, हमें इनकम को एडवांस में मिलेगी। ये सारी करंट लायबिलिटीज के साथ में हमें क्या करना है, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आपको क्या एज्यूम करना है, हमने पैसे लिए होंगे। आप मान लीजिए लायबिलिटी है तो बढ़ रही है तो पैसे, तो आप प्लस कर दीजिए, और अगर करंट लायबिलिटीज हमारी घट रही हैं तो आप उसको लेस कर दीजिए। इसी चीज को मैंने यहाँ पर, सर ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखा है, ये नहीं आएंगे ना? ये करंट लायबिलिटी में इनको नहीं लेना। हाँ सर। ये देखिए, ये है पूरा फॉर्मेट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब आपको थोड़ा बहुत ये कुछ समझ में आने लगा होगा। देखिए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के निकालने के लिए 4 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन है जिसको वर्किंग नोट में दिखाते हैं, लेकिन आप कैश फ्लो में भी दिखा सकते हो। इस साल के एंड का जो प्रॉफिट है आफ्टर अप्रोप्रिएशन, उसमें अप्रोप्रिएशन ऐड कीजिए, मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कीजिए। अगर डिविडेंड हमने दिया है तो वो ऐड कीजिए, इंटरिम डिविडेंड है तो वो ऐड कीजिए। फिर उसके बाद आप नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स, इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कीजिए, इसमें रिफंड ऑफ टैक्स लेस कीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो एक पोर्शन हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का, एक पोर्शन हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का एक ये सेक्शन है, जिसमें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन निकालते हैं। यहाँ तक ये चीज क्लियर है? यहाँ पर कोई चीज तो पूछनी नहीं है आपको? किसी में? एक तो ये हो गया, एक सेक्शन ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का। दूसरा सेक्शन क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का? दूसरा सेक्शन है हमारा यहाँ पर। दूसरे सेक्शन के अंदर हम नॉन ऑपरेटिंग, देखिए यहाँ पे लिखा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऐसे नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो हमने प्रॉफिट में जोड़े हुए हैं या घटाए हुए हैं, उनको उल्टा करना है, रिवर्स करना है। और नॉन कैश आइटम भी लेना है, ऐसे खर्चे भी लेने हैं, ऐसा पेमेंट भी लेने हैं कि जो ऑपरेटिंग है लेकिन नॉन कैश है। ऐसा सिर्फ एक ही आइटम है और वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग होने के साथ है लेकिन वो नॉन कैश है, तो इसके अंदर हमें नॉन कैश आइटम्स को भी रिवर्स करना है।
लेकिन आपके हिसाब से आपके लेवल पर सिर्फ एक ही ऐसा आइटम है जो ऑपरेटिंग होने के साथ साथ नॉन कैश है, इसलिए वो ऐड होगा, वो है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी सारे के सारे आइटम्स जो कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग हैं, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग हैं। तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस आपने प्रॉफिट से घटाए हुए हैं, जो ऑपरेटिंग नहीं है, उनको वापस से ऐड कर दो, वापस से ऐड कर दो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स राइट ऑफ किया तो ऐड कर दो। गुडविल, पेटेंट्स अमोर्टाइज किया, अमोर्टाइजेशन भी नॉन मतलब ये है, मतलब डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ही की। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट जो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे देते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग थोड़ी है, लेकिन हमने प्रॉफिट से घटा रखा है, इसलिए उसको ऐड करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेची, वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना, लेकिन हमने उसका लॉस यहाँ, उसको भी रिवर्स कर देंगे। फिर हमें इंटरेस्ट मिला है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसको लेस करेंगे। डिविडेंड मिला है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी हम लेस कर देंगे। रेंटल इनकम हुई है, वो भी इन्वेस्टिंग है, वो भी लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी इन्वेस्टिंग है, वो हमने जोड़ा हुआ है, वो भी हटा देंगे। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर ये डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आएगा? भाई अगर आप पूछेंगे डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी, तो डिविडेंड रिसीव तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन कैश फ्लो बनाते समय डिविडेंड रिसीव को ऑपरेटिंग में से लेस करते हैं, लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम उसको लेस करेंगे। ये सब करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी ये पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया, अभी इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस बचे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का। अगर हमारी करंट एसेट्स कम हो रही है, तो जैसे मैंने आपसे कहा, एज्यूम की हमने बेची होगी, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड कर दीजिए। अगर करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो आप ये एज्यूम कीजिए कि हमने पैसे लिए होंगे, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दीजिए। अगर हमारे पास करंट एसेट्स बढ़ रही है, तो एज्यूम कीजिए खरीदी होगी, तो उसको लेस कर दीजिए। अगर हमने करंट लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, तो एज्यूम कीजिए कि लायबिलिटीज को हमने पे किया होगा, तो उसको लेस कर दीजिए। तो हम करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट्स करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, और उसके बाद जो आइटम आता है उसको हम बोलते हैं कैश जनरेशन, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद जो टैक्स हमने पे किया, मेड वाला ऊपर ऐड हो चुका है, पे किया, वो टैक्स हम यहाँ पे लेस करते हैं, टैक्स पेड, और फिर जाके हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। तो यहाँ पे 4 सेक्शंस हो गए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हो जाएगा, आप अभी घबराइए नहीं, अभी देख के लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा सिंपल। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सब समझ आ जाएगा। मैं आपको एक एक सारी चीजें एक साथ नहीं दूंगा, धीरे धीरे, लेकिन आपको बता दिया गया। ये एक पोर्शन ये है जहाँ पे हम अप्रोप्रिएशंस का और टैक्सेस का एडजस्टमेंट करते हैं। एक तो पोर्शन ये है हमारा, दिस इज वन पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरा पोर्शन है हमारा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश का। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के आइटम्स को हमें प्लस माइनस करना, दूसरा पोर्शन ये है। सर, हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नॉन कैश में, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स नॉन कैश में जो आपने इंटरेस्ट दिया है बेटा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोरोइंग्स पे जो आप इंटरेस्ट देते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर ये करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट आप करते हैं। और फिर जो तीसरा आपका एडजस्टमेंट है वो है इनकम टैक्स, फोर्थ एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स पेड का। ये इनकम टैक्स पेड आना, तो ये 4 सेक्शंस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है। तो हम इसको करेंगे डिटेल, इसके अंदर हम इसको करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल जो मुझे आपको काम देना है वो क्या क्या देना है? पहले तो आपको मैंने 69, पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये 59 शीट है। इस 59 शीट के अंदर तो ये हमने सब कर लिया है, और इस 59 शीट के अंदर ये लास्ट में मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें एक क्वेश्चन सॉल्व था और ये 3 क्वेश्चन आपको करने थे। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? एक एक चीज करके चलेंगे। नो सर। ये फर्स्ट शीट No, थी sir. हमारी, ये फर्स्ट शीट मैंने आपको बताई थी, ये आपको 59 नो सर। No, sir. फिर मैंने आपको 60th शीट दी थी,
जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना था, सिर्फ एक पेज की शीट थी। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम ये सर सी हाँ जी, नो सर। सी सी नो सर। नहीं, कोई सी बोल रहा है ना, कौन सा बोल रहा है, सी वाला? हाँ सर, आंसर एक बार पूछना है, आ गया है उसमें। ये जो सी वाला है, इसके अंदर लास्ट ईयर आप प्रॉफिट में थे 43 और इस साल आप 43,500, इस साल आप 27,300 के लॉस में आ गए ना, पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आपका कम हो रहा है वैसे। तो इस साल क्या हुआ होगा वरुण? सर प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। लॉस हुआ होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लॉस बताएगा आपको। ओके सर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको लॉस बताएगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि मैं आपको बहुत एक स्मॉल स्टेप्स में समझा रहा हूँ, और मैं आपको एकदम से बहुत ज्यादा काम भी नहीं दे रहा हूँ अभी। मैंने बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे शीट्स दिए हैं, आप इनको करते जाइएगा और आप मुझे भेजते जाइएगा। अगर आपने बैकलॉग क्रिएट किया और मैं आगे बढ़ गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, ट्रेन छूट जाएगी, फिर आप कैश फ्लो नहीं समझ पाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, आप इसमें लापरवाही नहीं करें। मैं आप मुझसे कह देंगे साहब थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए, मैं स्पीड कम कर दूंगा। मैं होमवर्क ज्यादा दे ही नहीं रहा हूँ और मैं ज्यादा आपको इसके अंदर वो चीज नहीं दे, लेकिन मैं आपको छोटे छोटे काम दे रहा हूँ। आपको मैंने क्या दिया, वो 6-7 केसेस दिए थे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। कब दिए थे? 24 घंटे पहले दिए। उसके अलावा तो मैंने कुछ दिया ही नहीं था। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन दिए थे दूसरी शीट के, तो आपने, मैंने कहा जो जाए उतना ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा काम नहीं दिया, और जहां लगेगा काम ज्यादा आप मुझे बता दीजिएगा, सर थोड़ा सा इतना कम कर दीजिए, एक दिन का टाइम और दीजिए, वो मैं दे दूंगा, वो मैं कर दूंगा। लेकिन आप अगर बिना करे आगे बढ़ेंगे तो वो डेंजर आपका है, फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है उस चीज का, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। अभी आप जो स्पीड स्लो कम ज्यादा डाउट पूछेंगे, जो भेजेंगे, वो सब मैं बता दूं, लेकिन करना आपको है क्वेश्चंस, और आपको डाउट पूछने हैं। तो मुझे मालूम पड़ेगा, एक तो यहाँ पे मुझे मालूम नहीं पड़ता कौन क्या है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है, पढ़ भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक तो आपको पूछना है, तो आपकी जिम्मेदारी। उसके अलावा दूसरी चीज, आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा, नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ उस स्पीड से आपको काम करते जाना है, जबकि मैं बहुत स्पीड से नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे जा रहा हूँ। लेकिन जिस भी स्पीड से जा रहा हूँ, धीरे धीरे भी जा रहा हूँ, तो भी वो आपको काम करते जाना। आप, मैं आपसे पूछा आपने कर लिया, आपने कहा हाँ कर लिया, तो मैं मानूंगा कर लिया। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ना, मैं इतना टाइम दे सकता हूँ एक एक को पूछता जाऊं, खोजता जाऊं बार बार चीजें। तो वो अगर आप नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी, फिर आपको कैश फ्लो नहीं समझ में आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए। मेरा चैलेंज है इस चीज का कि आप समझ ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये नहीं कर, ये एक स्टेप बाय स्टेप में धीरे धीरे, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की पूरी। कल ना पूरा आपको पढ़ाने के बाद काफी देर तक बैठ के इसमें प्लानिंग की, आज सुबह भी करता था कि मैं इसको कराऊं, फिर ये कराऊं, फिर ये कराऊं, फिर ये कराऊं। ऑनलाइन में भी कराना है, उस चीज को समझाना भी है, तो कई सारे इसमें मेरे साथ भी चैलेंजेस है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, और आपको समझते जाना। लेकिन हो सकता है मैं जब कोई चीज समझा रहा हूँ तो उतना थोड़े से कम समझ में आए, वो चलेगा। लेकिन जब आप ये कह देते हैं मेरे से कि सर ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए और मुझे ये समझ में आ गए जो क्वेश्चंस मैंने किए, तो वो उसके अंदर कुछ वो नहीं चलेगा। वो एक बार कह दिया मतलब वो मानिए इट इज कार्व्ड ऑन स्टोन। वो आपने कह दिया मतलब मैं मानूंगा कि आपने पत्थर पे लिख दिया है, अब आपके पास उसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो कहीं कोई आए तो आप बिल्कुल मैसेज डालिए, पूछिए कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मैं उसमें कुछ करूंगा, नहीं तो फिर मेरे पास कोई तरीका नहीं। तो मैंने आपको 59 और 60 शीट दी जिसमें प्रॉफिट निकालना है, और जो मैंने आपको भेजा, अगर आपको आंसर अपना वेरीफाई करना है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं वो कर लूंगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये 61 शीट में आइएगा। 61 शीट में आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को अभी करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आप चाहो तो सेकंड थर्ड सेकंड नहीं, सेकंड क्वेश्चन मत कर, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा 61 शीट का। फिर 62 शीट पे आप आइए, मैंने उसके बाद प्लानिंग की। 62 शीट के ऊपर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है, इसका आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। फिर 62 शीट को सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन में कुछ केसेस हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। फिर 62 शीट करनी है आपको, ठीक है। 62 शीट का सेकंड क्वेश्चन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको मुझे पूछा है, मैंने आपको ट्रीटमेंट बताना है, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा,
थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में भी ये पूछा है, प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, ओके ओके। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, 61 शीट का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है, 62 के 1 2 3 4 क्वेश्चंस करने हैं, 1 2 3 4 करने हैं, किसके 62 शीट के, एंड देन कम बैक टू 61 फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद फिर आप 61 शीट के ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। 61 शीट फिर आप कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद हम 62 शीट कंप्लीट करेंगे। तो 50-60 तक पूरी शीट कंप्लीट करनी है। 61 शीट का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करना है, 62 शीट का 1 2 3 4 करना है, फिर 61 शीट को कंप्लीट करना है, फिर 62 शीट को कंप्लीट करना है। ये मैं एक्चुअली क्या मुझे पढ़ाने में कुछ ऐसा लगा कि मुझे ये एक्सरसाइज करे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशली बनाए कि मैं ये क्वेश्चन भी कराऊं, तो वो बाद की शीट में आ गया, पहली शीट मैंने भेज दी थी। यहाँ पर कोई पूछना हो कि कैसे क्या करना है तो आप पूछ लीजिए मेरे से।